आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं, अब हम डायहाइब्रिड क्रॉस। ये डायहाइब्रिड क्रॉस भी मेंडल ने ही परफॉर्म किया था और डायहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले हैं वो सारी बातें अब हम आपको समझेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स और फोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एट अ टाइम। मतलब टू कैरेक्टर्स या फोर ट्रेट्स को साथ में लेकर स्टडी करना, इसी को कहा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड में कितने कैरेक्टर लेने हैं? दो कैरेक्टर, टू लेने हैं। हाँ, यहां पर हम जो ट्रेट होंगे उनमें फोर ट्रेट्स हो जाते हैं। आपको समझाने के लिए जैसे बच्चों यहां पर ये मैंने लिख दिया कैरेक्टर नंबर 1 और यहां पे लिख दिया कैरेक्टर नंबर 2। कितने कैरेक्टर ले लिए? 2। तो दो कैरेक्टर को साथ में लेकर स्टडी करना, इसी को डायहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। बात आती है मेंडल ने ये डायहाइब्रिड क्रॉस किया क्यों था? मेंडल ये चेक करना चाहता था कि जब ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाते हैं तो ये आपस में, जब ये दोनों अगली जनरेशन में जाएंगे तो ये दोनों आपस में कोई इंटरेक्शन करते हैं या नहीं करते। दो बातें हैं, या तो ये दोनों आपस में कुछ इंटरेक्शन शो करते होंगे या ये आपस में इंटरेक्शन शो नहीं करते होंगे, यानी एक दूसरे पे या तो डिपेंड होंगे या नहीं होंगे। इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस करने का पर्पस क्या था? मेंडल परफॉर्म्ड डायहाइब्रिड क्रॉस टू नो द एनी इंटरेक्शन एमंग द कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइम पर इन कैरेक्टर्स के बीच में कोई इंटरेक्शन होती है या नहीं होती है। दो बातें, या तो इंटरेक्शन होती है या नहीं होती है। इस चीज को चेक करने के लिए मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। अगर बच्चों हम इसे डायहाइब्रिड क्रॉस करें तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर चूज किए थे, सीखा था हमने। उन 7 कैरेक्टर के अगर हम दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए तो ऐसे 2-2 के कॉम्बिनेशन, जैसे कैरेक्टर 1 के साथ फिर कैरेक्टर 3 भी आ गया, कैरेक्टर 4 भी आ गया, ऐसे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल 21 डायहाइब्रिड क्रॉस बनते। टोटल 21 डायहाइब्रिड क्रॉस करते। मेंडल की किस्मत अच्छी थी कि उसने सारे 21 डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं किए थे, सारे 21 नहीं किए थे। उसने उन डायहाइब्रिड क्रॉस को किया था जिनकी जीन्स, वेरी गुड, अलग अलग क्रोमोसोम पे थी। कुछ याद है सा? क्योंकि अगर वो साथ वाले क्रोमोसोम पे स्टडी कर लेता, एक ही क्रोमोसोम की जीन को स्टडी कर लेता, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाता या फिर लिंकेज को डिस्कॉर्ड कर लेता। ऐसा कुछ मैंने आपको समझाया था। तो ध्यान रखिए, मेंडल ने सारे 21 डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म नहीं किए थे। तो एक खास बात और, मेंडल नेवर परफॉर्म्ड ऑल पॉसिबल 21 डायहाइब्रिड क्रॉसेस ऑफ 7 कैरेक्टर्स। तो 7 कैरेक्टर के सारे 21 डायहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने परफॉर्म नहीं किए थे। क्लियर? मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें से एक डायहाइब्रिड क्रॉस लेके हम चलते हैं। उसमें सबसे पहला 2 कैरेक्टर्स लिए थे गार्डन पी के। पहला कैरेक्टर लिया था सीड का शेप, अच्छा, और दूसरा कैरेक्टर लिया था सीड का कलर। मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए। एक तो पी प्लांट के सीड का शेप कैसा होता है, याद है ना, राउंड रिंकल, और सीड का कलर येलो है, ग्रीन है। ये 2 कैरेक्टर्स है। इन कैरेक्टर्स के अगर हम ट्रेट बनाएं तो सीड के शेप में एक तो होता है राउंड, जो कि डोमिनेंट है, जिसको कैपिटल आर से लिखा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से व्रिंकल्ड स्मॉल आर से लिखेंगे, जो कि रिसेसिव होता है। सीड के शेप में कितने ट्रेट हो जाएंगे? 2। ये तो हो गए कैरेक्टर, और इधर जो लिखते जाएंगे ये बच्चों यहां पे हो जाएंगे ट्रेट्स। ये कैरेक्टर है और ये ट्रेट्स है। सीड के कलर में ट्रेट बताओ पहला, वेरी गुड, डोमिनेंट जो होता है येलो होता है और रिसेसिव जो होता है वो ग्रीन होता है। तो इसको कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई से लिखेंगे। अब बताओ टोटल कैरेक्टर, कैरेक्टर तो हो गए 2 और ट्रेट कितने हो गए? 1 2 3 4। और इन सबको साथ में लेकर स्टडी करना, इन चारों ट्रेट को साथ में लेकर स्टडी करना, यही डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो 2 कैरेक्टर लो या 4 ट्रेट्स की साइमल्टेनियसली स्टडी करना, इसी को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मेंडल ये डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों करना चाहता था? यस, वो ये चेक करना चाहता था कि ये कैरेक्टर जब अगली जनरेशन में जाता है तो इस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है या नहीं होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है या नहीं। अच्छा, फाइनली मेंडल ने कंक्लूजन दिया था कि इसकी इनहेरिटेंस इसके इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं होती है, और इस बेसिस पर फिर हम एक लॉ समझेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब इसकी इनहेरिटेंस इसकी इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट होती है। कैसे होती है ये सब बातें अब हम क्लियर करते हैं। तो हम यहां पे डायहाइब्रिड क्रॉस में इन दोनों को लेकर स्टडी करते हैं। क्लियर? डायहाइब्रिड क्रॉस का एक क्रॉस हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है क्रॉस की पेरेंट्स से। पेरेंट्स के साथ शुरुआत करते हैं।
मेंडल के क्रॉस की एक बड़ी खास बात थी कि उसने जब भी पेरेंट्स लिए थे हमेशा प्योर, पेरेंट्स हमेशा प्योर लेता था। तो मेंडल ने यहां पर क्या किया, राउंड येलो का क्रॉस कराया व्रिंकल्ड ग्रीन के साथ। मतलब इन दोनों का यहां क्रॉस करा रहे हैं। किस किस का, राउंड है और कलर वाइज येलो है, ऐसे व्रिंकल्स है और ग्रीन कलर है, इन दोनों का क्रॉस कराते। पहले इनके जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। मेंडल ने क्या कहा था, पेरेंट्स हमेशा प्योर है, राउंड है, जीनोटाइप हम लिखेंगे तो कैपिटल आर, बिल्कुल प्योर लिखना है, होमोजाइगस लिखना है। येलो के लिए डोमिनेंट होता है बच्चों, हाँ कैपिटल वाई। अच्छा, व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिख देंगे। मतलब ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। मेंडल की एक खासियत थी, पेरेंट्स हमेशा प्योर लेता था। अब इन दोनों का क्रॉस करना है। क्रॉस करते टाइम यहां से सबसे पहले बनाए जाए गैमिट्स, इधर से भी गैमिट्स बनाए। मुझे बताओ इधर से कितने टाइप के गैमिट बनाएंगे, सही बताना, चाटा पड़ेगा नहीं तो। कितने टाइप्स के गैमिट बनेंगे, हाँ यहां से जब गैमिट्स बनाएंगे तो कितने टाइप के, ओनली 2, 1 टाइप का गैमिट बनेगा। गलती नहीं करना, ये वाला पेयर होमोजाइगस, याद करो, सीधी लाइन खींचो आर लिखो, फिर ये वाला पेयर होमोजाइगस, सीधी लाइन खींचो वाई लिखो, तो ये बन गया आर वाई। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, आर अलग लिख देते हैं, वाई अलग, ये गलत है बच्चों। यहां पर गैमिट एक बनेगा, कौन सा बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसमें एक गैमिट बनेगा। तो यहां से जो गैमिट्स बनेंगे ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर से बनाओगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात समझ में, ये गैमिट्स बनाने में गलती नहीं करना है। अच्छा, गैमिट्स बन गए, अब इन दोनों का बस यहां पे फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। जैसे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, अब पेरेंट्स की फर्टिलाइजेशन से F1 जनरेशन आएगी। इसमें यहां होगा आर स्मॉल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से, कैपिटल वाई इधर से और वाई स्मॉल वाई इधर से आया, तो यहां बन गया आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। और ये जो जनरेशन है कौन सी हो गई, F1 जनरेशन। तो यहां पर ये F1 जनरेशन तैयार हुई। अब इस F1 जनरेशन में आप देखोगे कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, किसकी चलेगी, वेरी गुड, कैपिटल आर की चलेगी, तो कैपिटल आर से बन जाएगा राउंड, और कैपिटल वाई की चलेगी तो इससे बन जाएगा येलो। और ये राउंड येलो वाली कौन सी जनरेशन आ जाएगी, राउंड येलो वाली, ये बच्चों यहां पे आ जाएगी F1 जनरेशन। ये राउंड भी है और येलो भी होगी, F1 जनरेशन। एक बात बहुत अच्छे समझना, ये राउंड येलो इस पेरेंट के तो सिमिलर होंगे, अरे ये राउंड येलो यही वाला तो है, मतलब F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स में से यस एक के साथ सिमिलरिटी शो करती है। F1 किसी एक के साथ सिमिलरिटी शो करती है, ये F1 बस इस पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो कर रही है। क्लियर, तो ये हो जाएगा F1 जनरेशन। अब बच्चों F1 से F2 लाना है, मैं नहीं सिखाऊंगा, क्या करेंगे, यस F1 लाने के लिए तो क्रॉस हो गया, F2 लाने के लिए वेरी गुड, क्या की जाए, सेल्फिंग। तो यहां पर अब इसकी F2 जनरेशन लाने के लिए सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग कराने का मतलब आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई का आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कराएंगे, इसी के साथ क्रॉस करना, ये होती है सेल्फिंग। तो अब यहां पर इसकी सेल्फिंग करा के इसको सोल्व करते, तो F2 जनरेशन लाने के लिए आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई का इसी के साथ क्रॉस करा के देखते हैं। क्लियर, अच्छा ये क्रॉस कैसे किया जाता है इसको अब हम समझते हैं। क्लियर, यहां बच्चों फिर लिया गया आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई की क्रॉस कराते हैं। क्रॉस करते टाइम सबसे पहले इसके गैमिट बनाओ, सोच समझ के बताना कितने गैमिट बनेंगे। हाँ, इससे जब गैमिट्स बनाए जाए तो 4 बनेंगे, और वो 4 कौन से होंगे, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखा करो, आर अलग स्मॉल आर अलग, वाई अलग स्मॉल वाई अलग, वाई और स्मॉल वाई, और फिर इनको ऐसे मर्ज करके बना लो, टोटल बन जाएंगे 4। तो यहां से जब गैमिट बनाए जाए तो इससे गैमिट बनेगा आर वाई, ऐसे बनेगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला ये बनेगा, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4 बन जाएंगे। तो पहला आर वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगला स्मॉल आर कैपिटल वाई, और अगला बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताओ कितने गैमिट्स बन जाएंगे, 4। अगर इसके गैमिट्स बनाए जाए तो यहां से भी ऐसे सेम यही के ही गैमिट इसके भी बनेंगे, तो ये इसके गैमिट बन गए, ये इसके गैमिट बन गए। अब इन सबको अरेंज करें तो यहां पर ऐसे 16 का एक चेकर बोर्ड बनेगा। क्लियर, यहां पर एक बड़ा सा 16 का चेकर बोर्ड बनेगा। अब ये चेकर बोर्ड आपको बनाना है, बिल्कुल यहां से ऐसे अरेंज करते जाओ और अपने हिसाब से आप बनाते जाओ। क्लियर, सबको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, तो अपनी कॉपी में ये पूरा चेकर बोर्ड आप तैयार करें 16 का, और थोड़ा बड़ा ही चेकर बोर्ड बनाना बच्चों, ताकि इसमें हम काफी बातें लिख सके। तो थोड़ा बड़ा सा चेकर बोर्ड आप अपने हिसाब से इसको ड्रॉ करें, कर लोगे तो सभी अपनी अपनी कॉपी में इसको बनाना स्टार्ट करें, और जल्दी जल्दी बनाना है। क्लियर, यहां से आएगा, हाँ जब आपने बनाया होगा इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर,
कैपिटल वाई, तो ये बन गया आर आर वाई वाई। लिखना है सबको अच्छे से। इधर से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये बन जाएगा आर आर वाई स्मॉल वाई। फिर इधर से आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर आर स्मॉल आर, वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला इसको लिखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला लिखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अगला लिखते हैं आर स्मॉल आर, वाई स्मॉल वाई। अगला लिखते हैं आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अच्छा, बाकी फिर इसको भी लिखोगे, इसको भी लिखोगे, लिख सकते हो। तो ये बाकी पूरा आप लोग बना लीजिएगा, कर सकते हैं। तो ये 16 का चेकर बोर्ड आप लोग को बनाना आना चाहिए। कैसे इसको बनाया गया, क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? तो ये पूरा चेकर बोर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। ये चेकर बोर्ड कैसे बना रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, आर की वजह से बनेगा राउंड और वाई की वजह से बनेगा येलो। मतलब ये यहां पे हो जाएगा राउंड और येलो। अरे ये राउंड और येलो हो जाएगा, दिख भी रहा ना, राउंड भी है और येलोइश कलर है। बताना, इसमें बताना आर राउंड, वाई येलो, तो ये भी राउंड येलो। अच्छा, इसको चेक किया जाए तो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। जहां भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई आ रहा है वो सारे राउंड येलो होंगे। तो बाकी इन राउंड येलो को हम देखें तो ये सारे बन जाएंगे। तो यहां पर इस तरह से ये राउंड येलो यहां पर आपको दिखाई दे रहे, और काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने हो जाएंगे टोटल? 9। ये वाला जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कौन से हो जाएंगे बच्चों? राउंड के साथ येलो, ये राउंड येलो हो जाएंगे। क्लियर? अब इसको देखो, कैपिटल आर से क्या बनेगा? राउंड बनेगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई आ गया तो ग्रीन, तो ये बन जाएगा राउंड तो है लेकिन कलर ग्रीन हो गया। यहां पर कलर कौन सा था? येलो, यहां ग्रीन हो गया। सेम एज यहां पे भी राउंड और ये स्मॉल वाई से ग्रीन, तो राउंड ग्रीन और ये भी राउंड ग्रीन। अब इन राउंड ग्रीन को काउंट करो, 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल ये 3 हो जाएंगे। अब यहां देखो, ये यहां पर अगर इसको चेक किया जाए, अगर बच्चों इसको आप चेक करोगे तो ये बनेगा स्मॉल आर मतलब व्रिंकल्ड, और कैपिटल वाई आ गया तो येलो, तो ये व्रिंकल्ड येलो हो जाएगा, ऐसे व्रिंकल्स आ गई। सेम एज ये भी व्रिंकल्ड येलो होंगे, और ये लास्ट वाला हो जाएगा व्रिंकल्ड और ग्रीन, ये कुछ इस तरह से होगा। बात समझ में? तो यहां पे राउंड येलो हो जाएंगे टोटल 9, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 1, और इस तरह से 16 का पूरा चेकर बोर्ड तैयार हुआ। अब इसके कंक्लूजन हम समझते हैं। यहां पर ये F2 जनरेशन है, ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके कंक्लूजन आपको बताते हैं। ये वही सेम F2 जनरेशन यहां पे बना दी गई है, और यहां पर ये कलर आपके सामने था, ये कलर था, ये कलर था और ये कलर था, ये हमने बना लिया था। अब इसमें चेक करते हैं, F2 जनरेशन में हम फिनोटाइपिक रेशियो निकाले, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले राउंड येलो, बताओ कितने हैं? काउंट करो बच्चों, राउंड येलो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिख सकते हैं ये 9 है। टोटल चेकर बोर्ड कितने का है? 16 का, तो ये हो जाएगा 9/16, या 9 लिख सकते हैं आप। क्लियर? और अच्छे से लिखे तो 9/16 भी लिख सकते हो। अब बताओ, ये और ये 3 कौन से हैं? राउंड तो है लेकिन ग्रीन कलर के हैं, तो अगला लेते हैं राउंड ग्रीन, और ये टोटल आपको दिखाई देंगे 3, और 3 भी आप दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, 3 दिखाई दे रहे हैं। अगले नंबर पे लेते हैं, और वो लेते हैं व्रिंकल्ड येलो। चेक करो बच्चों कितने हैं? व्रिंकल से और येलो है 1 2 3, तो ये भी 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी टोटल हो जाएंगे 3। और एक और आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है व्रिंकल्ड के साथ ग्रीन, तो लास्ट आ गया व्रिंकल्ड ग्रीन जो कि 1 होगा। अब इनका रेशो निकाले, 9:3 3:1, और ये जो 9:3:1 रेशियो आया, यही रेशियो कहलाता है फिनोटाइपिक रेशियो। तो F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन है, यहां इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 9:3:1। तो 9:3:1 ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाता है। क्लियर? अच्छा, और एक पैटर्न आपको बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इन सबको अरेंज करूं तो ये एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो इस बड़े से ट्राइंगल पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे राउंड और येलो थे। अच्छा, यहां पे बच्चों इनको अरेंज करें, ये और ये, तो इस ट्राइंगल पे आप देखोगे तो ये आप लोगों को राउंड ग्रीन दिख रहे होंगे। इसी तरह से यहां पे अगर इन ट्राइंगल्स पे अरेंज किया जाए, इस ट्राइंगल पे इनको अरेंज करें, तो ये तीनों आपको दिखाई दे रहे होंगे व्रिंकल्ड और येलो। बड़ा अच्छा सा है।
एक बड़ा ट्रायंगल, फिर छोटा ट्रायंगल जो 3 वाले हैं, और एक लास्ट में 1 वाला है। क्लियर? तो इस तरह से भी इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, राउंड येलो है, इनमें से राउंड को अगर लिखना है तो राउंड के लिए मैंने लिखा आर डैश, मैंने राउंड के लिए क्या लिख दिया, आर और डैश। अब ये जो डैश यहां लिखा है, ये डैश लिखा है, इस डैश का मतलब होता है कि कैपिटल आर भी हो सकता है और ये बच्चों स्मॉल आर भी हो सकता है। डैश कुछ भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी आ गया। मतलब कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर आए तब भी राउंड है, और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आए तब भी राउंड ही होगा। तो इसको आर डैश से लिख लेंगे। अब येलो को कैसे लिखा जाए आप बताओ? डोमिनेंट है तो इसको लिखेंगे वाई डैश। अच्छा, वाई और डैश, इस डैश का मतलब बोलो? हाँ, कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो आर डैश वाई डैश, ये टोटल 9 है। ये जो 16 का चेकर बोर्ड हमने बनाया है, ये बच्चों बस आज हमने एक बार बनाया है, आगे हम इसको कभी नहीं बनाएंगे। बहुत जगह जरूरत पड़ती है डायहाइब्रिड क्रॉस की, लेकिन कभी नहीं बनाएंगे। बस एक बार पैटर्न समझ जाओ कि आर डैश वाई डैश, आगे मैं ऐसे लिखा करूंगा, आर डैश वाई डैश, टोटल कितने बनेंगे? 9। अब इसको लिखो, राउंड है तो कैसे लिखोगे? डोमिनेंट है तो इसको आर डैश से लिख लेंगे। अच्छा, ग्रीन रिसेसिव है तो इसमें पूरा स्मॉल वाई लिखेंगे, क्योंकि अगर स्मॉल वाई और डैश लिख देते तो जैसे ही कैपिटल वाई आता ये वापस येलो हो जाता। तो रिसेसिव को पूरा लिखेंगे स्मॉल वाई से। क्लियर? अच्छा, व्रिंकल्ड कैसा होता है? रिसेसिव जानते हो आप? ये रिसेसिव होता है तो इसको पूरा लिखो स्मॉल आर। येलो डोमिनेंट है तो वाई डैश से लिख लो। अच्छा, यहां पर तो दोनों ही रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है और ये भी रिसेसिव है, तो पूरा लिखेंगे स्मॉल आर। यहां पे जब इसको लिखेंगे तो यहां बच्चों ऐसे लिखेंगे स्मॉल आर, और इसको लिखेंगे स्मॉल वाई, तो ये बन जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और ये टोटल कितना बनेगा? 1। तो इसको लिखने का एग्जैक्ट तरीका अगर हम समझे तो यहां बच्चों इसको इस तरह से लिखिएगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और ये 1 होगा, डैश नहीं लगाना इसमें। क्लियर? तो यहां पर आर डैश वाई डैश 9 है, आर डैश स्मॉल वाई 3 है, स्मॉल आर वाई डैश 3 है, और स्मॉल आर 1 हो जाएगा। बात समझ में? अब अगर मान लीजिए, मैं बहुत अच्छे से आंसर देना, मान लीजिए मैंने ए और बी के रिस्पेक्ट में पूछा और मैंने आपसे पूछा ए डैश बी डैश, ए डैश, और यहां बच्चों इसको ले लेते हैं ए डैश, और ये यहां पे ले लिया बी डैश। बताओ अगर मैं इनका 16 का चेकर बोर्ड बनाता तो ये कितने होते? ए डैश बी डैश, तो आप कह सकते हो 9 होंगे। अरे यही तो हो गया, आर डैश वाई डैश 9 है तो इस तरह से लिख सकते हैं। मैं ऐसे पूछता स्मॉल ए बी डैश कितने होंगे, तो आप दे सकते हो आंसर 3। मतलब ये स्मॉल, यही तो है, स्मॉल ए बी डैश 3। अच्छा, मैं ऐसे पूछ लेता स्मॉल बी कितने होंगे? दोनों साइड रिसेसिव है, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो आगे जब भी हम 16 का चेकर बोर्ड बनाएंगे, ये ऐसा चेकर बोर्ड कभी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ये कंक्लूजन लिखेंगे। और ये कंक्लूजन कैसे लिखा जा रहा है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो इसको आर डैश वाई डैश लिखेंगे, आर डैश स्मॉल आर वाई डैश, और यहां पर स्मॉल आर लिख के और ये बना देंगे 1। बात समझ में? तो इस तरह से इनका चेकर बोर्ड बनाते हैं। अच्छा, राउंड येलो की बात करें और व्रिंकल ग्रीन की बात करें, पेरेंट्स में ये दोनों थे। जब हमने क्रॉस किया पेरेंट में, शुरुआत में देखो वहां पे राउंड येलो था, तो ये जो राउंड येलो यहां पे दिख रहा है इसको हम कह देंगे पेरेंटल। इसी तरह से ये जो व्रिंकल ग्रीन है ये भी पेरेंटल है, यहां पर ये पेरेंटल है और ये भी पेरेंटल है। ये हो जाता है न्यू और ये हो जाता है न्यू, क्योंकि ये पेरेंट्स के पास नहीं थे। अब यहां पेरेंटल अगर निकालें तो टोटल पेरेंटल यहां हो जाते हैं 10, और न्यू अगर निकाले जाए, पेरेंटल 10 हो गए ना, 9 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 10, और न्यू, ये दोनों न्यू है और ये न्यू, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो पेरेंटल हो जाएंगे 10 और न्यू हो जाएंगे 6। बात समझ में? तो ये आप लोग ध्यान रखिए, यानी F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है। पेरेंटल मतलब जहां से क्रॉस की शुरुआत हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, तो पेरेंटल हमेशा यहां पर रहेंगे 10 और न्यू की नंबर हो जाती है 6। बात आती है न्यू बनते किसकी वजह से? इस न्यू बनने के पीछे रीजन होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से न्यू बनते। अब बात आती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लो ही समझेंगे पूरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद। जो बात यहां भी समझाई, इतना क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो ध्यान रखना 9:3:3:1 का रेशियो आता है, ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो होगा। और 9 कौन से हो गए? राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 व्रिंकल्ड येलो और 1 व्रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। और ये लिखने का पैटर्न भी आप ध्यान रखिएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और ये चेकर बोर्ड तो हमने बना ही लिया था, तो वही चेकर बोर्ड बार बार बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बना लिया था, वही चेकर बोर्ड है। क्लियर?
अच्छा, ये रेशियो कौन सा निकाला? फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालना हम समझते हैं, तो अगला लेते हैं यहां पर जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं तो वो हम समझेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो निकालते टाइम अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, यहां ये पेयर होमोजाइगस है, दिख रहा है? यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ये पेयर होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। अगर दोनों साइड होमोजाइगस हो, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल आई, तो ये वाला जीनोटाइप इस पूरे 16 बस एक ही बार होगा, ये केवल एक बार होगा। इसी तरह से ये भी एक बार होगा, दोनों जगह होमोजाइगस है, एक बार होगा। ये आर आर वाई वाई है, ये आर आर स्मॉल वाई है, तो ये वाला जीनोटाइप 1 टाइम्स, ये वाला भी 1 टाइम्स, ये वाला 1 टाइम्स, यानी दोनों पेयर होमोजाइगस हो तो 1 टाइम है। कुछ कंक्लूजन में आपके सामने लिखता हूं। इन डायहाइब्रिड क्रॉस इन जीनोटाइप, अगर जीनोटाइप में इफ बोथ पेयर्स आर होमोजाइगस, दोनों पेयर होमोजाइगस है, तो ये 1 टाइम्स होगा। बात को समझना, ताकि जीनोटाइप रेशियो निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और बात, इफ वन पेयर इज होमोजाइगस एंड अदर पेयर इज हेट्रोजाइगस, एक होमो हो एक हेट्रो हो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और दोनों पेयर हेट्रोजाइगस है तो ये यहां पर 4 टाइम्स हो जाएगा। ये कंक्लूजन आप ध्यान समझो, समझने की कोशिश करना। दोनों पेयर होमोजाइगस है, बताओ कितने टाइम? 1 टाइम। अब यहां पर लेते हैं, एक पेयर तो कर देते हैं होमोजाइगस और एक पेयर कर देते हैं हेट्रोजाइगस। एक होमो एक हेट्रोजाइगस, कितने टाइम होगा बच्चों? 2 टाइम्स। चेक करो, ये अगर यहां है तो इसके जैसा एक और होगा, और आप देखो ये सेम यहां बैठा है, अरे ये और ये सेम ही तो है, तो ये कितने टाइम्स आ जाएंगे? 2 टाइम्स आ जाते हैं। अरे बात समझ में? मतलब एक होमो हो एक हेट्रो हो तो वो 2 टाइम्स हो जाता है, और अगर दोनों हेट्रो हो तो ये 4 टाइम्स होगा। 1 2 3 4। आप देखो, दोनों हेट्रो, यानी ये जीनोटाइप 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? दोनों होमोजाइगस है तो 1 टाइम, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस 2 टाइम्स, दोनों हेट्रोजाइगस है तो 4 टाइम्स होगा। मैंने समझाने के लिए इससे आपसे पूछा, बताना अच्छे से। आर आर वाई स्मॉल वाई कितने टाइम्स होगा? अब चेक करो, एक होमो एक हेट्रो मतलब 2 टाइम्स होगा, और चाहे चेक कर लो आर आर वाई स्मॉल वाई 2 टाइम्स होगा। अगला बताना, स्मॉल आर कैपिटल वाई कितनी बार होगा? ये भी होमो और ये भी होमो, दोनों होमोजाइगस है, दोनों पेयर होमोजाइगस है, मतलब ये 1 टाइम होगा। और आप चेक करोगे तो इस 16 के अंदर ये यहां पे बस एक ही बार दिख रहा होगा। अरे बात समझ में? तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, ये कंक्लूजन आप ध्यान रखें, जो बातें यहां समझा रहा हूं क्लियर हो रही सबको अच्छे से? अच्छा, अब यहां पर हम जीनोटाइपिक रेशियो लिखना सीखते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे लिखा जाए। तो जीनोटाइपिक रेशियो को बहुत ध्यान से आप लिखिएगा, एक बार बस प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। लिखते हैं, सबसे पहले जब आप जीनोटाइप लिखो तो वाई वाई, मतलब ये सेकंड वाला जो पेयर है, इस सेकंड वाले पेयर को पहले बार लिखें, और लिखने का तरीका बड़ा अच्छा है। वाई वाई है तो इस वाई वाई को आप 2 बार लिखेंगे, वाई वाई को 2 बार लिखेंगे। फिर वाई स्मॉल वाई 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई 2 टाइम्स लिखेंगे। बहुत आसान है, वाई वाई 2 टाइम लिखो, वाई स्मॉल वाई 2 टाइम लिखो, स्मॉल वाई 2 टाइम लिखो। क्लियर? टोटल हो गए 6। यहां पर चाहे तो आप एक लाइन खींच ले, 6 हो गए। अभी 2 टाइम्स लिखा, अब 1 1 लिख लो, यहां पे वाई वाई, फिर लिखो वाई स्मॉल वाई, फिर लिखो वाई स्मॉल वाई। मतलब यहां पे अभी तो हमने 2 टाइम्स लिखा था, अब 1 1 टाइम्स लिख लो। हर बात समझ में? अब इसके आगे जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आर 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 स्मॉल आर, फिर से आर 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 स्मॉल आर, फिर से आर 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 स्मॉल आर। बात समझ में? यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब ये 6 के बाद स्मॉल आर ऐसे लिखते जाएंगे। एक बार मैं फिर आपको बताता हूं, फिर ध्यान सुनिएगा कैसे लिखा रहे हैं। ये लिखने से फायदा क्या होगा कि आपको जीनोटाइप लिखना आगे जब भी जरूरत पड़ेगी बहुत इजी वे में आप लिख सकते हो। वैसे इसका एक तरीका और भी है, उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी इस तरीके को समझो कैसे लिखा जा रहा है। अगर यहां पे वाई वाई लिखना है तो 2 बार लिखो, ये लिखो, फिर वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई 2 बार लिखो, स्मॉल वाई 2 बार लिखो, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, 6 हो गए। अब एक एक बार लिखेंगे, वाई वाई स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई। अरे समझ में आया बेटे? पहले 2 बार लिखोगे, फिर एक एक बार लिखेंगे। अब क्या करो, यहां लिखेंगे आर 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 स्मॉल आर, आर 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 स्मॉल आर, आर 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 स्मॉल आर। ये 6 तक पहुंच गए। अब स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, अरे लिख सकते हो। यहां पे आर स्मॉल आर लिखते जाएंगे,
फिर यहां स्मॉलर स्मॉलर। अब बताओ दोनों पेयर होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस है, तो अगर दोनों पेयर होमोजाइगस है तो ये यहां 16 में कितनी बार होगा? दोनों पेयर होमोजाइगस है तो ये 1 टाइम, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये 1 टाइम होगा, ये 1 टाइम ही होगा। अब तो चाहे तो ये पूरे में 16 में चेक करो, बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें कंक्लूजन आता है कि ये यहां पर केवल एक बार होगा। अरे बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ आप, ये वाला कितनी बार होगा? हाँ बोलो सभी। यस, ये यहां पर आ जाएगा 2 बार, क्योंकि एक होमोजाइगस है एक हेटेरोजाइगस है। सेम एज अगर हम इसकी बात करें, यहां पर अगर हम इसकी बात करें, एक होमोजाइगस है एक हेटेरोजाइगस है, तो ये 2 बार हो जाएगा। अब बताना ये कितनी बार है? दोनों जगह हेटेरोजाइगस है, दोनों जगह हेटेरोजाइगस, बोथ पेयर आर हेटेरोजाइगस, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर बताना एक होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस तो 1 टाइम, एक होमो एक हेटेरो 2 टाइम्स, दोनों होमोजाइगस 1 टाइम्स, एक होमो एक हेटेरो 2 टाइम्स, दोनों होमोजाइगस 1 टाइम्स। लिख सकते हैं इसे। अब ये जो रेशियो यहां आया है यही रेशियो बन जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। क्या बना? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। लिखने का एक पैटर्न पता चला। क्या? 1 2 2 4, बहुत ध्यान समझिएगा कैसे लिखना है। 1 2 2 4 1 2 1 2 1, इस तरह से याद रखना है। एक बार फिर बोलो सभी। 1 2 2 4 1 2 1 2 1। एक बार फिर से 1 2 2 4 1 2 1 2 1। एक बार फिर से 1 2 2 4 1 2 1 2 1। और ये रेशियो क्या कहलाता है बच्चों? जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था? 9 3 3 1। याद है सबको? और जीनोटाइपिक फिर बोलो। वेरी गुड, ये याद रख लो अच्छे से। कैसे बोलना है? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये अपना जीनोटाइपिक रेशियो होगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक पैटर्न बड़ा अच्छा दिख रहा होगा। जो भी 1 टाइम्स वाले हैं, जो भी 1 टाइम्स मतलब दोनों पेयर होमोजाइगस है, वो 1 टाइम्स वाले आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये 1 टाइम्स वाला एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। मतलब ये हो जाएंगे 1 टाइम्स वाले। यहां पर इस डायगोनल पे आपको देखोगे ये सब 1 टाइम्स वाले हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पे ये आ जाएगा दोनों हेटेरो मतलब 4 टाइम्स वाले। तो 4 टाइम्स वाले यहां बैठे, तो 4 टाइम्स वाले यहां बैठे, 1 टाइम्स वाले यहां बैठे। अब सबसे मेन बात, जो भी बच्चों 2 टाइम्स वाले वो भी फिक्स है, यहां वाला और यहां वाला सेम होगा। ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। फिर यहां वाला और यहां वाला सेम होगा। कलर देखो आप, सेम दिख रहा है। इसी तरह से यहां वाला और यहां वाला सेम होगा और ये वाला और ये वाला सेम होगा। क्लियर? ये 16 का चेकर बोर्ड बना के एक बार मैं फिर आपको यहां बताता हूं। यहां बच्चों ये 16 का चेकर बोर्ड बना लेते हैं और इस तरह से आप कॉपी में एक बार बना के देखेंगे सभी। इस तरह से सबको बनाना भी है। ये बना लिया, 16 का चेकर बोर्ड बन गया। अब यहां पर हम चेक करेंगे। अब सभी बताना अच्छे से, यहां वाला ये वाले हो जाएंगे 1 टाइम्स वाले। ये वाले कौन से हो जाएंगे? 1 टाइम्स वाले। क्लियर? अब यहां पे लेते हैं, यहां पर इस वाले पे ये वाले हो जाएंगे 4 टाइम्स वाले। अच्छा, ये कौन सा हो गया था? 1 टाइम्स, चाहे तो लिख लो। और ये वाला हो जाएगा 4 टाइम्स वाला, ये हो जाएगा 4 टाइम्स वाला। तो ये 4 टाइम्स वाला, ये 1 टाइम्स वाला। अब यहां पे अगली बात, यहां पे अगर हम इसकी बात करें, इसका और इसका जीनोटाइप ये सेम होगा। देख लो चाहे तो, ये और ये सेम है। क्लियर? यहां वाले का और यहां वाले का सेम होगा, ये सेम होगा। अरे बात समझ में आई? जो जीनोटाइप यहां पे, मान लो इसको पी लिख देता हूं, तो ये भी पी वाला ही होगा, सेम होगा। अच्छा, यहां वाले का और यहां वाले का जीनोटाइप सेम होगा। चेक कर लो चाहे तो, इसमें ये और ये सेम कलर दिख रहा है। और ये वाला सेम होगा, जो कि 2 टाइम्स वाले होंगे। बात समझ में? मतलब ये हो जाएंगे 1 टाइम्स वाले, जो ग्रीन कलर से बना रखा है। ये रेड कलर वाला 4 टाइम्स होगा। और ये जो आप लोगों को ब्लूइश कलर टाइप का दिख रहा है, ये यहां पर 2 टाइम्स वाले होंगे। और वो भी फिक्स है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम। बात समझ में? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हो, इसका जीनोटाइप, इस वाले का जीनोटाइप किसके सेम होगा? तो यहां से ऐसे डायगोनल बना के देखना, ये सेम होगा। या पूछेंगे ये वाला जीनोटाइप किसके सेम होगा? तो इसके सेम होगा। अरे बात समझ में? तो आप लोग ये इसको बना के भी रखिए, इस तरह से इसको बना लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसानी होगी। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है,
तो इस तरह का पैटर्न अपने मॉड्यूल में भी दिया है, तो आप इसको सोल इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर? ये हमने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला। क्या जीनोटाइपिक रेशियो निकाला? आप लोग सब एक बार फिर बोलेंगे, बताओ क्या आया? 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो आ गया। क्लियर? तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, ये सब हमने यहां पे समझा। क्लियर? अब यहां पे इसके कंक्लूजन निकाले थे। F2 जनरेशन है। इस F2 जनरेशन में पहला क्वेश्चन फिनोटाइपिक रेशियो, बोलो बच्चों क्या आएगा? सभी बोलेंगे 9331। जीनोटाइपिक रेशियो फटाफट लिखते जाओ सभी, ये सब का आंसर आपको खुद को लिखना है। क्या आया था? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। क्लियर? अगला टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, ये तो आपको पता ही है। फॉर्मूला बोलो आप तो, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर n, यहां 2 की पावर 2 क्योंकि डायहेब्रिड क्रॉस है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बोलो फॉर्मूला, वेरी गुड, 3 की पावर n 3 की पावर 2 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 9। अगला लेते हैं नंबर ऑफ जाइगोट्स या जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, 4 की पावर n 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोगों को आना चाहिए, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो और ये बातें। डायहाइब्रिड कोर्स में भी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो याद रखना है, मोनोहाइब्रिड के भी याद रखना है, डायहाइब्रिड के भी याद रखना है। अच्छा, मैंने बच्चों यहां पर आपको समझाने के लिए ये इस तरह से ये एक बना दिया चेकर बोर्ड। अच्छा, इस चेकर बोर्ड में अगर मैं आपसे पूछता कि यहां वाले का जीनोटाइप किसके सिमिलर है, बता दोगे? हाँ, ये याद आना चाहिए, ये वाला और ये वाला सेम, ये वाला और ये वाला सेम, ये वाला और ये वाला सेम, ये 2 टाइम्स वाले होते, और ये सेम। और ये जो होते हैं यहां पर ये वाला यहां पर अगर हम निकाले तो ये वाला 4 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा, और इधर 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 ये 1 टाइम्स वाले होंगे। तो ये किस तरह से हमने बनाया था वो भी आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर? तो इसके कंक्लूजन हमने यहां पे लिखे। क्लियर? अगला पार्ट आता है डायहाइब्रिड क्रॉस का ही एक मेन कंक्लूजन और है, जिसको हम कहते हैं पोस्टुलेट 4, और इस पोस्टुलेट 4 को नाम दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस हमने समझ लिया, अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले इसके क्या पॉइंट्स हैं वो नोट कर लो और फिर इसको हम समझेंगे। अच्छा, ये जो लॉ दिया गया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दिया गया है F2 जनरेशन पर, और इसको हम पोस्टुलेट 4 कह रहे हैं। हमने 3 पोस्टुलेट पहले समझे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, याद है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यूनिट फैक्टर, पोस्टुलेट 2 डोमिनेंसी, पोस्टुलेट 3 सेग्रीगेशन, कुछ याद है से। और ये पोस्टुलेट 4 जो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। स्टार्टिंग के 3 पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड पे बेस्ड है और ये वाला डायहाइब्रिड पे बेस्ड होता है। अच्छा, डायहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या मेन पॉइंट है, पहले इसको नोट कर लो ये पॉइंट। व्हेन 2 और मोर कैरेक्टर्स इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली, 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर की बात कर सकते हो, 3 4 5 कितने भी कैरेक्टर्स इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली, देन inheritance of one character is independent from inheritance of one character independent from inheritance of other character। मतलब एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पर इंडिपेंडेंट होती है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जाती है। क्लियर? अच्छा, एंड वन कैरेक्टर इनहेरिटेड जस्ट लाइक इन मोनोहाइब्रिड पैटर्न, एक जो कैरेक्टर इनहेरिटेड होगा वो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड पैटर्न में इनहेरिटेड होगा। मोनोहाइब्रिड पैटर्न मतलब जो हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसी पैटर्न में इनहेरिटेड होता है। पहले ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों इस लॉ को कैसे समझाया गया, मेंडल ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, वो बात अब मैं आपको समझाता हूं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो पॉइंट नोट कर लिया आपने, अब समझने की कोशिश करना। डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने सीखा था 2 कैरेक्टर है, इसमें पहला कैरेक्टर ये है, दूसरा कैरेक्टर ये है। फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया सीड का शेप और सेकंड ले लिया सीड कलर, याद है? सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है, याद करो, और सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है। मोनोहाइब्रिड से पहले हमने सीखा था मेंडल की बातें। इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट होती है, यह बात मेंडल ने बताई कि ये कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मेंडल से पूछा गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इस दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो मेंडल इसका क्या जवाब देता है? अगर इस कैरेक्टर के ट्रेड बनाए
तो वो राउंड रिंकल है और इसमें येलो ग्रीन है। मेंडल कहता है कि जब हमने इन दोनों कैरेक्टर को साथ में लिया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, तो F2 में जो रेशो आया था वो आप सभी जानते हैं 9:3:3:1 का रेशो आया। और ये 9:3:3:1 का रेशो आना ये इंडिकेट कराता है, 9:3:1 का आना ये इंडिकेट कराता है कि इसकी इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अपने अपने रास्ते जाते हैं। मेंडल से पूछा गया कि आप 9:3:1 से कैसे समझा सकते हो कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मेंडल कहता है कहने में ये 9:3:1 है, लिखने में 9:3:1 है, लेकिन एग्जैक्टली ये वाला कैरेक्टर अभी भी 3:1 मतलब मोनोहाइब्रिड पैटर्न में है। मेंडल से पूछा गया कैसे, तो मेंडल क्या कहता है, अगर मैं इस पूरे में राउंड, यहां पर अगर इसमें हम राउंड वर्सेस व्रिंकल का रेशियो निकाले, किसका, राउंड वर्सेस व्रिंकल का। अब राउंड काउंट करना, 9 + 3 कितने हो गए, अरे ये भी तो राउंड ही है, 9 + 3 कितने हो गए 12। व्रिंकल काउंट करो, 3 + 1 कितने हो गए 4, तो ये हो गए 12 और ये हो गए 4, और इनका रेशियो निकला जाए तो 3:1। मतलब यहां राउंड वर्सेस व्रिंकल का रेशियो अभी भी 3:1 ही है, और 3:1 है मतलब मोनोहाइब्रिड है। अरे बात समझ में। इसी तरह से अगर येलो वर्सेस ग्रीन का रेशियो निकाले, येलो वर्सेस ग्रीन का रेशियो बताओ, येलो कितने हैं 9 और ये 3, येलो 3 है, अच्छा 9 ये है और 3 ये है, टोटल कितने हो जाएंगे 12। ग्रीन काउंट करें, 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4, यानी ये भी 12:4, यानी रेशियो निकाला जाए तो 3:1। मतलब ये राउंड रिंकल मींस ये कैरेक्टर अभी भी 3:1 में है, मींस ये अभी भी मोनोहाइब्रिड में है, और ये भी 3:1 में है, मतलब ये अभी भी मोनोहाइब्रिड में है। मतलब ये अगली जनरेशन में मोनोहाइब्रिड पैटर्न में जा रहा है, ये भी मोनोहाइब्रिड पैटर्न में जा रहा है, मतलब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे। बस यहां पर हुआ क्या, इन दोनों को साथ में ले लिया तो इस 3:1:3:1 का मल्टीप्लाई हो गया, इस वजह से रेशियो 9:3:3:1 आ गया। ये 9:3:3:1 क्यों आया, क्योंकि दोनों को साथ में लेने से बस दोनों के 3:1:3:1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसलिए 9:3:3:1 आया। यानी कहा जाए तो इस 9:3:3:1 में भी ये अभी भी मोनोहाइब्रिड है, ये भी अभी भी मोनोहाइब्रिड है, मतलब आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करे। अगर ये आपस में इंटरेक्शन करते तो ये रेशो 9:3:3:1 के बजाय कुछ और आता, यानी इनके आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, ये हमें इस 9:3:3:1 से पता चलता है। यानी मेंडल ने कहा इसकी इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है इसलिए लॉ बनाया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। असोर्टमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, यानी इसकी इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये कैरेक्टर फिर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है? हां इंडिपेंडेंट है, बताओ कैसे? क्योंकि ये अभी भी मोनोहाइब्रिड में जा रहा है, ये अभी भी मोनोहाइब्रिड में जा रहा है। आपको कैसे पता चला कि मोनोहाइब्रिड में? क्योंकि इसका रेशियो अभी भी 3:1 है और इसका रेशियो अभी भी 3:1 है, और 3:1 रेशियो का आना इंडिकेट कराता है कि ये मोनोहाइब्रिड है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, और इंटरेक्शन नहीं हो रही है मतलब ये अभी भी इंडिपेंडेंट ही ट्रांसफर होते हैं। तो मेंडल ने कुछ इस तरह से मैथमेटिकली समझाया था। क्लियर? अच्छा, इसी बात को अगर हम क्रोमोसोम लेवल पे सीखें तो ये बातें और आसान हो जाती है कि क्यों ये इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां इस 3:1:3:1 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, चाहे तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो सभी। अच्छा, चेक करके देखते हैं। यहां बच्चों आपको चेक करने के लिए, यहां मान लीजिए समझाने के लिए, ये बच्चों यहां 3:1 है, इसका मल्टीप्लाई किया गया 3:1 से। बताओ 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, फिर इस 3 का 1 से करें 3, इस 1 का 3 से करें 3, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें 1, ये 9:3:3:1 आ गया। इवन ये तो आ गया फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो निकालना ये भी बड़ा आसान है, 1:1 पहले का, दूसरे का भी 1:1। अरे मोनोहाइब्रिड ले लो। अब इस 1 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करो तो ये 1:1 ही आएगा इन तीनों से। इस 2 का इन तीनों से करोगे तो 2, 4, 2 आ जाएगा। अरे 2, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 आ जाएगा। फिर इस 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1:1 आ जाएगा। अब चेक करो तो रेशियो वही है, 1 2 2 4 1 2 1 2 1, बस आगे पीछे हो गया। तो आप कभी जीनोटाइपिक रेशियो भूल भी जाओ ना बच्चों, तो याद रखने का तरीका 1:1 का 1:1 से मल्टीप्लाई करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो भूल जाओ तो
3 1 का 3 1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बस सिंपल इनका मल्टीप्लाई करो, डायहाइब्रिड बन जाता है। यानी डायहाइब्रिड कुछ नहीं, दो मोनोहाइब्रिड का एक मल्टीप्लीकेशन है। दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करो, डायहाइब्रिड आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछता ट्राइहाइब्रिड में निकालो, कैसे सोल्व करोगे? हाँ, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ट्राइहाइब्रिड में निकालो। तो ये मोनोहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड में एक बार और 3:1 ले लो, ट्राइहाइब्रिड का भी आ जाएगा। ट्राइहाइब्रिड को आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। और फिर जीनोटाइपिक में निकालना है तो एक बार और 1:1 से मल्टीप्लाई करो तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी आ जाएगा। तो मैं ट्राई क्या टेट्रा पेंटा हाइब्रिड किसी भी हाइब्रिड का आपसे रेशियो निकाला जाए, बड़े इजीली आंसर दे सकते हो। कैसे निकालना है? पहले का 3:1, डायहाइब्रिड तो एक बार और 3:1, ट्राइहाइब्रिड तो एक बार और ले लो, टेट्राहाइब्रिड तो एक बार और ले लो, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आते जाएंगे। यानी बहुत आसान हो गई। मेंडल इस तरह से मैथमेटिक्स लगाता है, और यही एक बड़ी दिक्कत आई थी। इस तरह की मैथमेटिक्स लगाने से कई साइंटिस्ट उनके काम को समझ नहीं पाए थे। याद है कुछ ऐसा? तो मेंडल ने मैथमेटिकली बहुत सारी चीजें समझाई थी, और ये उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों के लिए बड़ा यूनिक काम था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इससे इंडिपेंडेंट होती है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात समझ में आई सबको अच्छे से? अच्छा, खास बात अब ध्यान, ये भी आप नोट कर लो, चाहे तो इसे 3 1 3 1 इसको मल्टीप्लाई कर लो, और 1:1 का ये मल्टीप्लाई कर लो। ट्राइहाइब्रिड का मत लिखना, डायहाइब्रिड तक। बात आती है ये इंडिपेंडेंट क्यों होते? मेंडल ने तो कहा 3 1 3 1 कैसे मल्टीप्लाई कुछ। इस चीज को जब क्रोमोसोम लेवल पर सिखाया गया तो ये बातें और आसान हो गई। अच्छा, क्यों क्रोमोसोम लेवल पर आसान होती है, वही बातें अब मैं आपको और समझा देता हूं। इनको हम क्रोमोसोम लेवल पे चेक करते हैं। यहां पर आप ध्यान समझो, ये R स्मॉल r मतलब वही सीड का शेप, ये सीड का शेप वाली जीन, और ये Y स्मॉल y, ये आ गया सीड का कलर। ये वाला तो था सीड का शेप, और यहां पर Y है, ये है सीड का कलर। और इनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे, सीड के शेप की जीन क्रोमोसोम 7 पे है, सीड कलर की जीन क्रोमोसोम 1 पे, अलग अलग क्रोमोसोम पे। हमने पढ़ा भी था पहले, अलग अलग क्रोमोसोम पे है। तो अब बताना, इस कैपिटल R के साथ सोच समझ के आंसर देना। कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी आ सकता है, और कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी आ सकता है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे। तो जब यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, मतलब कोई भी किसी के साथ जा सकता है, तो जब यहां गैमिट्स बनेंगे तो यहां कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी आ सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कैपिटल R के साथ ये स्मॉल y आ जाता, या ऐसा भी हो सकता था स्मॉल r के साथ कैपिटल Y आ सकता था, और स्मॉल r के साथ स्मॉल y भी आ सकता था। तो मुझे बताओ, अच्छे से बताना सभी, R और Y एक दूसरे पर डिपेंड है या इंडिपेंड है? रीजन बताओ मुझे। हां, एक दूसरे पर इंडिपेंड है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं, अलग अलग प्लेन में बैठे हैं। जब ये अलग अलग प्लेन में बैठे हैं तो ये कुछ भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब R और Y एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे बैठे हैं। यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए होता है क्योंकि इनकी जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे। अब सबसे मेन बात, ये लो तब तक ही अप्लाई होगा जब तक कि जीन ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने का रीजन समझ में आना चाहिए, क्योंकि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। ये लो बच्चों उस टाइम फेल होने लग जाएगा जब ये जीन सेम क्रोमोसोम पे आती है। जैसे समझाने के लिए, यहां पर टू जीन्स को सेम क्रोमोसोम पे बिठा दिया। अगर R और Y को सेम क्रोमोसोम पे बिठा दिया तो जैसे ही अगली जनरेशन में जाएंगे ये साथ साथ जाएंगे। मतलब यहां पर लिंकेज होगी और उस कंडीशन में RY साथ जाएंगे, इधर से स्मॉल r स्मॉल y साथ जाएंगे, और ये यहां साथ है और यहां भी साथ जा रहे, और साथ साथ जाने के इस फिनोमेना को कहेंगे लिंकेज। और जैसे लिंकेज होगी ये लो अपने आप फेल हो जाएगा। यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब तक अप्लाई है, बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब तक अप्लाई होता है जब तक कि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। जब ये जीन सेम क्रोमोसोम पे आ गई तब तो इनकी मजबूरी है कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जैसे ये क्रोमोसोम यहां पहुंचेंगे ये साथ साथ जाएंगे, और साथ साथ जाने की प्रोसेस को कहेंगे लिंकेज। तो जैसे ही लिंकेज होगी ये लो फेल हो जाएगा। मतलब ये लो यूनिवर्सल लो नहीं है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये लॉ तब तक ही अप्लाई है, बात को सुनना, ये लॉ तब तक ही अप्लाई है
जब तक कि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। जब जीन सेम क्रोमोसोम पे बैठी लगेगी तो ये साथ जाएगी और साथ जाते ही लिंकेज चालू होगी, लो अपने आप फेल हो जाएगा। तो इस लो को यूनिवर्सल लो नहीं माना जाता है। तो आप लोग ये डायग्राम चाहे तो बना लीजिए। इंडिपेंडेंट रिजोर्टमेंट क्यों होता है, रीजन सबको आना चाहिए, बताओ क्यों होता है? क्योंकि जीन्स वेरी गुड अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, क्लियर। और ये कब तक अप्लाई है? जब तक अलग अलग है। सेम पे आते ही ये लो अपने आप फेल हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो इसमें कुछ खास बातें आप नोट भी कर लीजिएगा। दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं है। एक्सेप्शन, बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इसका, लिंकेज। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल व्हेन, कब एप्लीकेबल होता है? जीन्स फॉर टू कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। बट इफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे आ जाती है तो वो साथ साथ जाती है और उस टाइम लिंकेज आएगी, और लिंकेज आते ये लो फेल हो जाएगा। यानी इस लो का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है लिंकेज। अगर मैं आपसे पूछूं, हमने टोटल 3 लॉ सीखे एक तरह से, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिजोर्टमेंट। अब इन तीनों ही लॉ में से यूनिवर्सल लॉ की बात की जाए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। डोमिनेंसी का भी एक्सेप्शन है, कौन कौन सा था याद करो? हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी। और इंडिपेंडेंट रिजोर्टमेंट का एक्सेप्शन कौन था? लिंकेज। तो यह याद रखना है। ये लॉ कब तक अप्लाई है? सभी आंसर देंगे एक बार फिर से, कब तक अप्लाई है? जब तक कि जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे है। ये लॉ कब फेल हो जाएगा? जब जीन सेम क्रोमोसोम पे आ जाएगी। बात समझ में है बच्चों? तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, इस लॉ को भी अच्छे से याद रखना। और ये भी याद रखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिजोर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस में ही समझा सकते हैं, मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे ये लॉ नहीं समझाया जाता, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर आएंगे तब जाके ये लॉ समझ में आता है, क्लियर।